Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma and welcome to our YouTube channel Tiny Genes. This is the seventh lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. Last lecture में हमने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो कि हुए थे लाइक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देन बायोकेमिकल एनालिसिस व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी. After that we studied about Hershey and Chase experiment. और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी और साथ ही साथ विल आल्सो स्टडी सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी के बारे में. सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. मतलब सेंट्रल डोग्मा के बारे में ये जो आइडिया था इट वाज प्रोपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. फ्रांसिस क्रिक ने ये दिया था और उन्होंने बोला था कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और डीएनए बना लेता है. यानी कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए बनाता है. और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए की फॉर्मेशन होती है और जो आरएनए होता है ये फाइनली बनाता है प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. अब ये तो बात हुई उन ऑर्गेनिजम्स की जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. लेकिन देयर आर सम वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जिनको हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं. तो उनके अंदर क्या होता है ना, उनके अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जिसके अंदर आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है. जिसके अंदर आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि देखने को मिलता है रेट्रोवायरसेस में. रेट्रोवायरस यानी कि आरएनए कंटेनिंग वायरस. ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. फॉर एग्जांपल एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स कोज करता है. ये एक रेट्रोवायरस होता है. टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस. तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी. अब इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं जैसे कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए और आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए. तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए टू डीएनए बनता है, तो जो एंजाइम यहाँ पे फंक्शन करता है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जनरली इसको डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री वो दूसरी स्ट्रैंड बनाता है. यानी कि डीएनए पे डिपेंड करता है और डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनाएगा. सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. आफ्टर दैट डीएनए से जब आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. अगेन क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी आरएनए की फॉर्मेशन करता है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड. इसीलिए उसको भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हम बोलते हैं. उसके बाद जब आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है राइबोसोम. राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी, साइटोप्लाज्म में भी, जो कि रफ एंडोप्लाज्म आरआरएनए से और साथ ही साथ प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है. लास्ट हम लोग बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में
जो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन प्रोसेसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन का, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस। वो डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव होने के बारे में। रेप्लिकेशन के बारे में बोला जाता है दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। दो टर्म्स यूज होती हैं, एक हम बोलते हैं इट इज सेमी कंजर्वेटिव और दूसरा हम बोलते हैं इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी कंजर्वेटिव इसको क्यों बोलते हैं और किस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। सेमी डिसकंटिन्यूअस जब हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव से मेरा मतलब क्या है कि जो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है। जब कभी भी ये डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ये दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले सेपरेट होती हैं और फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नई स्ट्रैंड बनती है। यानी कि ये वाली जो डीएनए स्ट्रैंड है हमारी, डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर मूव करता हुआ इसको रीड करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बनाता हुआ चला जाएगा। सेम इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो दो नए डीएनए बन के हमें मिले हैं उसमें से ये स्ट्रैंड हमारी न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ये वो स्ट्रैंड है जो कि नई बनी है। लेकिन जो ये दूसरी स्ट्रैंड है ये वाली हमारी पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जब रेप्लिकेशन होता है तो आधा डीएनए 50% जो है कंजर्व हो गया है क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंटल वाली है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं रेप्लिकेशन को। अब ये चीज एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से प्रूव की थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दैट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ते हैं जो एक्सपेरिमेंट वो है मीजल्सन एंड स्टेहल्स एक्सपेरिमेंट। मीजल्सन एंड स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन ईयर 1958। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल इन्होंने यूज की थी। ई कोलाई के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। कैसे किया था? इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था जिसके लिए इन्होंने यूज किया था सीजियम क्लोराइड। ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड यूज किया था। तो अब क्योंकि इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो यहाँ पे इन्होंने आइसोटोप यूज किया था विच वॉज अ हेवियर आइसोटोप। ठीक है, डीएनए के अंदर नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है N14 आइसोटोप होता है, ठीक है, उसका N14 आइसोटोप प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूज किया था N15, ठीक है, N15 यूज किया था। यूज किस तरीके से किया था? इन्होंने ई कोलाई को कुछ टाइम के लिए ऐसे मीडियम में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जहां पे नाइट्रोजन का मीडियम सिर्फ N15 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज ये एक पेट्री प्लेट है जिसमें इन्होंने ई कोलाई को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया।
और इसके अंदर जो इन्होंने न्यूट्रिटिव मीडिया लिया है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन का सोर्स था, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ इन्होंने N15 आइसोटोप को रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो नाइट्रोजन का सोर्स है अगर N15 है, तो N15 नाइट्रोजनस जो जितने भी नाइट्रोजनस बेस बनेंगे इसके अंदर, वो सब इसी N15 आइसोटोप से बनेंगे। और जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं वही न्यूक्लियोटाइड्स भी बनाएंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसी से इसका डीएनए बनेगा। तो कुछ टाइम के बाद ये ग्रो करने की वजह से क्या हुआ कि ई कोलाई सेल का जो डीएनए था वो N15 आइसोटोप वाला हो गया, कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ। N15 के लिए आई एम यूजिंग दिस व्हाइट कलर, एंड फॉर N14 विल बी यूजिंग दिस येलो कलर। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने इसको ग्रो करवाया N15 कंटेनिंग मीडियम में, जिसकी वजह से हमें ई कोलाई का कुछ इस तरीके का डीएनए बन के मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मीडियम चेंज कर दिया, यानी कि अब इन्होंने इस ई कोलाई को रख दिया N14 कंटेनिंग मीडियम में। ठीक है, सो दे ई कोलाई इन N14 मीडियम। ये है हमारा N15 वाला, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये यहाँ पे N15 की है। तो जब इसको N14 में रखेंगे, और हमें पता है ई कोलाई को डिवाइड करने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, 20 मिनट के बाद जब ये सेल डिवाइड करेगी, दो सेल्स बनेंगी, तो यहाँ पे इस डीएनए की भी दो कॉपी बनेगी, जिसमें कि क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरीके से कुछ सेपरेट हो जाएंगी, और जो स्ट्रैंड उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी वो कौन सी होगी, N14 होगी, क्योंकि जो मीडियम है उसमें नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो N14 ही है। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो दो स्ट्रैंड बनेगी न्यूली सिंथेसाइज्ड, वो N14 कंटेनिंग होगी, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी वो सेम N15 कंटेनिंग रहेगी। उसके बाद 20 मिनट के लिए इन्होंने सेम इसको और छोड़ा, यानी कि इससे 40 मिनट हो गए। 40 मिनट के लिए जब इनको छोड़ा, दोबारा से जब ये सेल्स रेप्लिकेट करेंगी, अगेन ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगी। जब ये वाली स्ट्रैंड सेपरेट होगी, ये वाली, तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रैंड मिलेंगी, एक N15 वाली और एक N14 वाली। और अगेन जब ये वाली स्ट्रैंड सेपरेट होंगी, तब भी हमें मिलेगी एक N14 कंटेनिंग और एक हमें मिलेगी N15 कंटेनिंग। अब क्योंकि जो न्यूट्रिशन मीडियम है उसमें अगेन हमारा सोर्स जो है वो N14 वाला है, तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगी सबके साथ, वो कौन सी बनेगी, N14 वाली बनेगी। कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हमारा N15 है और एक ये स्ट्रैंड हमारी N15 है, बाकी जितनी भी स्ट्रैंड्स हैं वो सब हैं N15 14 वाली। अब ये कलर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, टैग किया है, आप लोगों को पता चल रहा है, लेकिन वहां उन्होंने आइसोटोप यूज किए थे हेवियर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं यूज किए थे। मैंने बोला था डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफ्यूगेशन किया था, तो डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफ्यूगेशन में चीजें जो है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाती हैं। मैं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ कि हमें रिजल्ट किस तरीके से मिलेंगे। ये ट्यूब है, जो हेवियर आइसोटोप है वो हमें थोड़ा ज्यादा नीचे मिलेगा, यानी कि अगर ज्यादा नीचे बैंड मिल रहा है हमें, तो जो डीएनए है
वो हैवी वाला है। ठीक है, यहाँ जो डीएनए है वो हैवी वाला है। लेकिन अगर स्ट्रैंड कुछ ऊपर मिल रहा है यहाँ पे, तो जो डीएनए है वो लाइट वाला है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ जो डीएनए होगा ये हाइब्रिड होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इन तीनों का इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफिकेशन किया। फर्स्ट का जब करेंगे तो क्या होगा, इसका जब डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे, तीनों में हम यहाँ पे ट्यूब्स बना देते हैं इसकी। ओके, सो जब इसका डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफिकेशन होगा फर्स्ट वाले का, तो क्योंकि ये हेवियर आइसोटोप है, तो जो डीएनए होगा, जो बैंड होगा, वो सबसे नीचे मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि ये तो है ही हैवी। लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स ही हमें कौन से मिले हैं, हाइब्रिड वाले। तो बैंड कुछ बीच में देखने को मिलेगा हमें इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों ही बैंड्स कैसे हैं, हाइब्रिड है। लेकिन थर्ड वाले में अगर हम देखें, तो यहाँ पे दो जगह बैंड देखने को मिलेंगे। एक तो सेंटर में हाइब्रिड वाला, और एक थोड़ा सा ऊपर लाइट वाला, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे हाइब्रिड। कुछ इस तरीके से इनको रिजल्ट देखने को मिला, और इसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला that hence the newly synthesized DNA contain one parental strand and one newly synthesized strand। ये इन्होंने इसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया था। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे डिस्क्राइब मीजल्स एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। या फिर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा है ये 40 मिनट्स के लिए उन्होंने किया है। ठीक है, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को 60 मिनट्स के लिए करवाया जाए, तो 60 मिनट्स के लिए और करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक साइकिल और चलेगी यहाँ पे। ठीक है, 60 मिनट के लिए करवाएंगे तो एक साइकिल और चलेगी, और ये चारों के चारों स्ट्रैंड्स अगेन सेपरेट हो जाएंगी। जब ये वाली स्ट्रैंड सेपरेट होगी, तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रैंड मिलेंगे डीएनए की, एक ये और एक ये। ये स्ट्रैंड सेपरेट होगी तो अगेन हमें दो स्ट्रैंड मिलेंगे, ये होगी तो फिर से, और ये वाली होगी तब भी दो स्ट्रैंड्स मिलेंगी, एक N14 वाली और एक यहाँ पे रहेगी हमारी N15 वाली। लेकिन क्योंकि मीडियम हमारा N14 कंटेनिंग ही है यहाँ पे भी, तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, नई जो स्ट्रैंड बनेगी वो सबकी सब हमारी N14 वाली बनेगी। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, ये N15 है, एक ये N15 है, ये N14 है, ये N14 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने क्या बोला है, कि उन्होंने किस मीडियम में ग्रो कराया है, N14 वाले में या N15 वाले में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि अगर हमने 60 मिनट्स के लिए रन करवाया, तो हमें N15 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 N14 एंड N14 N14 इनका रेशो क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो इनका रेशो, तो N15 N15 कंटेनिंग तो एक भी डीएनए नहीं है, तो इसका आंसर 0 रहेगा। N15 14 कंटेनिंग दो स्ट्रैंड्स हमें यहाँ देखने को मिल रही है, तो इस यहाँ पे 2 आ जाएगा। और N14 कंटेनिंग है 1 2 3 4 5 6,
सो 6 स्ट्रैंड्स ऐसी है जो कि N14 कंटेनिंग है, यानी कि ये हमारा रेशो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम्स में और पूछे भी गए हैं। सो ये था हमारा मीजल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। एक चीज और, एक ऐसा ही कॉमन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल पे था, तो ऐसा ही एक कॉमन एक्सपेरिमेंट टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी परफॉर्म किया था। टेलर ने एक ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। चेंज ये था कि उन्होंने सेल यूकैरियोटिक ली थी, यानी कि बीसिया फाबा। ठीक है, बीसिया फाबा उन्होंने यूज किया था, सेम ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था। यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, सेम ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था। मीजल्सन एंड स्टेहल ने यूज किया था हैवियर आइसोटोप और टेलर ने यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बाकी जो एक्सपेरिमेंट था वो सिमिलर था। ठीक है, सो दिस एक्सप्लेन्स द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। That's it for today. Thank you. If you have any question or any query regarding this topic, so you can drop your doubts in the comment section below. If you like the video, please like and share this. And thank you so much for watching.